बचपन में अक्सर हमारे दादा दादी हमसे कहा करते थे कि शाम के बाद सीटी नहीं बजानी चाहिए, वरना हम बुरी शक्तियों को बुलावा दे देंगे। ऐसी ही मान्यता कई देशों में है। एक ऐसा गांव जहां हर लोग एक खास तरह की चिड़िया पालते हैं और अपनी जान को उस चिड़िया के अंदर छुपा कर रखते हैं, वरना जंगल का शैतान उन्हें खा जाएगा। उसी गाँव का लड़का इपुंग, जो अपने दादा दादी की बात अनसुनी करके शाम में सीटी बजाता है और खुद को एक बड़ी मुसीबत में डाल लेता है। पर क्या सच में यह सब सीटी बजाने के कारण हो रहा था या इसके पीछे कोई और भी था? क्या उसके दादा अपने पोते को बचा पाएंगे? क्या गांव में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो पाएगी? एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी इस फिल्म को देखकर सच में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं हाल ही में रिलीज हुई इस इंडोनेशियाई फिल्म को, जिसका नाम है सिंग सॉन्ग। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम पेटे है जंगल में चलते हुए दिखाई देता है, जैसे वो किसी चीज की तलाश में था। इसके साथ ही वह अपने साथ लाई एक बोतल से कुछ छिड़क भी रहा होता है। अचानक उसे एक पक्षी की तेज आवाज आती है। पेटे धीरे धीरे एक अजीब लय में सीटी बजाते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ता है और उस परिंदे को ढूंढने लगता है। तभी उसे वही परिंदा दिखता है। पेटे बिना समय गवाए जल्दी से उसे पकड़ लेता है। खुशी में पेटे अपनी बीवी को फोन करता है और कहता है कि उसने परिंदा पकड़ लिया है, वो उसे लेकर घर आ रहा है, इसलिए उसका पिंजरा तैयार करे। लेकिन जैसे ही वह फोन रखता है, उसे अचानक किसी की सीटी सुनाई देती है जो उसी लय में गूंज रही थी, जिससे पेटे डरकर इधर उधर देखने लगता है और जल्दी वहां से जाने के लिए मुड़ता है। मगर अचानक कोई अदृश्य ताकत उसके पैरों को पकड़ लेती है और घसीटते हुए पीछे की ओर ले जाती है। पेटे मदद के लिए चिल्लाता है, पर तभी अचानक वह ताकत एक पल के लिए ठहरती है और अगले ही पल पेटे को उठाकर झाड़ियों में दे मारती है। फिर हमें 3 बच्चे इपुंग, दिदित और कॉलिस को दिखाया जाते हैं। यहाँ यह सभी एक कटी पतंग के पीछे भाग रहे होते हैं, पर तभी यह सभी उसी जंगल के एंट्रेंस पर आकर रुक जाते हैं। कॉलिस उन्हें रोकते हुए कहता है कि उन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। मिस्टर सुटोर जब कल यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। इसके अलावा जब से मिस्टर पेटे यहाँ अजीब हालत में पाए गए हैं, ये जगह खतरनाक हो गई है और उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा है कि अब हर रोज शाम होने से पहले घर आ जाना होगा। दिदित भी कॉलिस के बात से सहमत होता है और इपुंग ना चाहते हुए भी उनके साथ गांव वापस लौट जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लगभग सभी लोग यहाँ अपने घर में पंछी पालते हैं। अब ऐसा क्यों है, यह आपको फिल्म के अंत में पता चलेगा। इधर इपुंग वापस आते समय इस बूढ़े आदमी के घर रुकता है, जिनका नाम मिस्टर दार्मो था और जो अपने परिंदे पितरुक को मेडिसिन दे रहे होते हैं। इपुंग यहाँ पूछता है कि क्या उनका परिंदा कल की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, तो मिस्टर दार्मो कहते हैं कि इस बार औरों को भी जीतने दो, क्योंकि उनके पक्षी पेत्रुक की तबीयत थोड़ी खराब थी। इपुंग यहाँ से वापस अपने दादाजी के घर चला जाता है, पर यहाँ हम देख पाते हैं कि मिस्टर दार्मो का पक्षी असल में मर चुका था। इपुंग अपने दादाजी लनांग के पास जाता है और बताता है कि मिस्टर दार्मो का पक्षी कल की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। इस पर उसके दादाजी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो कोई भी हमारे अर्जुन को नहीं हरा सकता। यहाँ उसके दादाजी सीटी बजाकर पक्षी को बुलाते हैं। इपुंग भी उनकी नकल करने की कोशिश करता है। दादाजी बताते हैं कि इसमें एक खास लय होती है और उसे सही तरीके से बजाना पड़ता है। जैसे ही इपुंग इसका अभ्यास करना स्टार्ट करता है, उसकी दादी वेदोक इपुंग को शाम के समय सीटी बजाने मना करती है, क्योंकि शाम के वक्त सीटी बजाने से कई ऐसी चीजें हैं जो उनकी ओर अट्रैक्ट हो सकती है। वैसे इपुंग यहाँ अपने दादा लनांग और अपनी दादी वेदोक के साथ रहता है। इपुंग के माता पिता के बारे में इस फिल्म में कुछ बताया नहीं गया है। इसी बीच हमें यह महिला दिखाई जाती है जिसका नाम विविक है और जो पेटे की बीवी भी है। विविक को यहाँ एक ड्रिंक तैयार करते दिखाया जाता है, जो उसमें खून मिलाकर वो ड्रिंक अपने बीमार पति को पिला देती है, जो उसके साथ हुए हादसे की वजह से बिस्तर पर लकवाग्रस्त हालत में पड़ा हुआ था। फिर से सीन बदलता है और शाम के समय हमें मिस्टर दार्मो को दिखाया जाता है, जो अपने मरे पक्षी के सामने बैठे होते हैं। तभी उन्हें किसी के द्वारा उनका दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। यहाँ जब मिस्टर दार्मो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। जैसे ही वह दरवाजा बंद करके वापस मुड़ते हैं, वह देखते हैं कि उनके पिंजरे में बंद पक्षी डरे हुए हैं और जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। इससे हैरान होकर दार्मो स्टोर रूम में जाकर देखना शुरू करते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। वह माचिस जलाने की कोशिश करते हैं, पर कोई बार बार उसे बुझा देता है। पर जैसे ही इस बार वो माचिस जलाते हुए पीछे मुड़ते हैं, कोई अजीब सी चीज उन पर अचानक हमला कर देती है। इसी समय पेटे की बॉडी भी अचानक हरकत करने लगता है।
ये देख विविक उससे पूछती हैं, क्या अब तुम वापस आ सकते हो? लेकिन पेटे कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच मिस्टर लनांग की वाइफ उन्हें समझाती है कि लनांग को अपने इन परिंदों से इपुंग को दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इपुंग के साथ भी पेटे जैसी कोई घटना घटे। नाइट पेट्रोलिंग में जाते समय हम मिस्टर लनांग को कुछ अंगूठियां पहनते नोटिस करते हैं। बाहर जाते समय मिस्टर लनांग नोटिस करते हैं कि इपुंग वापस से सीटी बजा रहा होता है, इसलिए वो इपुंग को समझाते हैं कि उसे अपनी दादी के बात माननी चाहिए और रात में सीटी नहीं बजानी चाहिए। वो यहाँ इपुंग को उनका एक बचपन का खिलौना भी देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगर उसने शाम के बाद सीटी बजानी बंद कर दी तो वो उसे कल की बर्ड सिंगिंग प्रतियोगिता में ले जाएंगे। फिर लनांग पेट्रोलिंग के लिए घर से निकल जाते हैं, पर जैसे ही लनांग बाहर आते हैं एक आदमी जल्दी से उनके पास आता है। यह आदमी बताता है कि वह दार्मो को पेट्रोलिंग के लिए बुलाने आया था, पर जब वह अंदर गया तो घर में कोई नहीं दिखा और फिर स्टोर रूम में उसे दार्मो जमीन पर गिरे मिले। इसीलिए यह दोनों जल्दी से दार्मो के घर के अंदर जाते हैं और सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन घोषणा होती है कि दार्मो की मौत हो गई है। इस बीच विविक पेटे को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक पेटे का दम घुटने लगता है और पेटे बिस्तर पर गिर जाता है। रात को अचानक इपुंग की नींद खुल जाती है। उसे घर के अंदर कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह डर और जिज्ञासा के साथ अपने दादाजी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे पंखों के फड़फड़ाने की डरावनी आवाज सुनाई देती है और वह थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी वह उस आवाज की ओर चल पड़ता है जहां उसे दादाजी मिलते हैं। यहाँ इपुंग उनसे पूछता है कि उन्होंने सारे पक्षी क्यों छोड़ दिए, लेकिन उसके दादाजी उसे बिना कोई जवाब दिए चुपचाप एक पक्षी हाथ में लिए बाथरूम की ओर चल देते हैं। इपुंग भी उलझन में उनके पीछे पीछे जाता है। तभी उसे बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो बाथरूम खाली मिलता है। डर के मारे वह जैसे मुड़ता है, तभी उसके दादा लनांग पीछे से आते हैं और कहते हैं कि अपनी दादी की मदद करो। इतना कहते हुए वो वहाँ से बहुत ही अजीब अंदाज में चले जाते हैं। इधर दादी के पास जाने पर दादी उसे कुछ कपड़े देती हैं जिन्हें अलमारी में रखना था। वह यहाँ पूछता है कि उसके दादाजी कहाँ हैं, वो उसे बुला रहे थे, लेकिन दादी चुप रहती है। इसलिए इपुंग कपड़े अलमारी में रख जैसे ही मुड़ता है दादी भी वहाँ नहीं होती। तभी अचानक कोई उसके पैर को पकड़ लेता है। जैसे ही इपुंग नीचे झुककर देखता है, नीचे उसकी दादी छुपी हुई थी। उसकी दादी उसे कहती है कि बाहर जो औरत घूम रही है वो मैं नहीं कोई और है। इसलिए डर के मारे इपुंग दादी के साथ बिस्तर के नीचे छुप जाता है। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में आती है और उसकी दादी की आवाज में इपुंग को पुकारती है। अब वह परछाई धीरे धीरे बिस्तर के पास आ रही होती है, पर अचानक इपुंग को अपने ही बगल में वो भयानक एंटिटी नजर आती है। तभी वह चौंक कर जाग जाता है और समझ जाता है कि ये सब सपना था। इसी बीच दार्मो के घर पर एक औरत कहती है कि लोग मानते थे कि दार्मो के पास कोई रहस्यमयी शक्ति थी, वो शक्ति उसको प्रोटेक्ट करती थी, फिर भी वह फिसल कर मर गया। वह आगे बताती है कि यहाँ कई लोग अचानक गायब हो जाते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें शायद आत्माओं के द्वारा खा लिया जाता है, इसलिए बूढ़े लोग अपने पास झुमका या ताबीज रखते हैं। तभी यह लेडी विविक से पूछती है कि कहीं उसके पति की बीमारी उस नए पक्षी की वजह से तो नहीं है जिसे वह पालतू बनाकर लाया था। लेकिन विविक उन्हें कहती है वो पेटे को क्लिनिक ले गई थी, डॉक्टरों ने इसे बस स्ट्रोक बताया है। इधर दार्मो के अंतिम संस्कार के दौरान एक लड़का इपुंग को कब्र में धक्का दे देता है। जब इपुंग पूछता है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वे लोग एक लाश को उसी के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन ये देखकर इपुंग के होश उड़ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद इपुंग की लाश थी। इसके बाद गांव वाले उसे कोसने लगते हैं और उस पर मिट्टी फेंकने लगते हैं, पर तभी डरावना साया आगे आकर उसे बुरी तरह डरा देता है। लेकिन तभी झटके से उसकी नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था। सुबह उसे इतना घबराया हुआ देखकर वेदोक उससे कारण पूछती है तो वो बताता है कि आजकल उसे बहुत डरावने सपने आते हैं। यहाँ वो अपने सभी सपनों के बारे में अपनी दादी को बताता है। दादी कहती है कि इसीलिए बड़ों की बात मानो और हर वक्त सीटी बजाना बंद कर दो, वरना ऐसे ही बुरे सपने आते रहेंगे। वो आगे कहती है उसकी किस्मत अच्छी है कि ये बस एक सपना था, सोचो अगर ये सच में हो गया तो। ये सुनकर इपुंग डर जाता है और फौरन अपनी दादी के पास जाकर माफी मांगने लगता है। यहाँ वेदोक उसे प्यार से समझाती है कि सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। वैसे आज इपुंग अपने दादाजी के साथ प्रतियोगिता देखने जाने वाला था, इसलिए वेदोक उसे नहाकर तैयार हो जाने बोलती है। तभी इपुंग को अपने कानों में कुछ अजीब सा दर्द महसूस होता है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब जल्द ही यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, जिसे इपुंग काफी एंजॉय कर रहा था। इधर कंपटीशन के दौरान लनांग अपने भाई जैसे दोस्त मंटो से पूछता है कि क्या ये सच है कि दार्मो की मौत उसके पक्षी की वजह से हुई थी। मंटो इस बात को सही बताते हुए समझाता है कि दार्मो ने अपना सुरक्षा कवच उसी पक्षी में रखा था, इसीलिए जब वो पक्षी चला गया तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा। हालांकि उसे यह भी शक है कि इसके पीछे पेटे का हाथ हो सकता है। लनांग कहता है कि पुराने मामलों में तो लोग गायब हो जाते थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया
दुनिया में चले गए हों। तो अगर पेटे ही असली गुनहगार है तो फिर वो गायब क्यों नहीं हुआ? इस पर मंटो जवाब देता है कि वो भी यही बात सोच रहा है कि पेटे ने ऐसा क्या किया है जो वो अभी भी इसी दुनिया में है। इन दोनों की बातों से यह तो समझ आ गया था कि पेटे के साथ जैसा हुआ था वैसा इस गांव में कई लोगों के साथ पहले भी हो चुका था। इस बीच विवेक अपने पति के हालत से परेशान होकर उस पक्षी को मारकर उसे दूसरी भेंट की हुई चीजों के साथ आग पर रखकर जला देती है। दूसरी तरफ वेदोक को घर में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं। उलझन में वो जांच करने के लिए बाहर निकलती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे यह आवाजें कुएं से आ रही हो। वो अंदर झांकती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। हालांकि जैसे ही वो मुड़ती है इपुंग जैसी दिखने वाली एक एंटिटी उस पर हमला कर देती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर लनांग वहां पहुंचकर उसे कुएं में गिरने से बचा लेता है। उसी रात वेदोक लनांग से बोलती है कि चीजें अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसलिए वेदोक यहाँ लनांग से उसके लिए भी प्रोटेक्शन मांगती है। इस पर लनांग उसे बोलता है कि मंटो के साथ उसने कुछ प्लान किया है, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। यहाँ इपुंग भी उनकी बातें सुन रहा था। उसके बाद मंटो और लनांग यहाँ तिरतो के घर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ वेदोक अपने घर में रखे एक बक्से से सोने का एक अंडा निकालती है और फिर जल्दी से अलमारी बंद करके कमरे से बाहर चली जाती है। वो उस अंडे को नदी में बहाते हुए कहती है, मत आना, परेशान मत करना। जैसे ही अंडा बहकर दूर जाता है वहाँ एक डरावना साया खड़ा दिखाई देता है। इस बीच मंटो ध्यान लगाकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और पेटे को ढूंढने लगता है। वो उसे आवाज देता है और सामने आने के लिए कहता है। वो पूछता है कि आखिर वो गांव वालों को अपना निशाना क्यों बना रहा है। तभी उसे पेटे की रोने और सिसकने की आवाजें आती है, जो अपने जवाब में कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे किसी के साथ अपनी जगह बदलनी होगी। लेकिन मंटो उसे चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसा करके यहाँ से निकलने की सोच रहा है तो वो गलत कर रहा है। इस वजह से शायद वो हमेशा के लिए यहीं फंसा रह जाएगा। तभी मंटो को थोड़ी दूर पर पेटे जैसा कोई बैठा दिखाई देता है। अचानक वो मंटो की तरफ घूमता है, जिसे देखकर मंटो एक पल के लिए चौंक जाता है। तभी पेटे अपना असली रूप दिखाता है, जिससे मंटो का ध्यान टूट जाता है और वो लनांग को बताता है कि यह सब गोंडा रुम्बिंग नाम की एंटिटी का किया धरा है और पेटे ने उस पोर्टल को फिर से खोल दिया है, जिस वजह से गांव वाले हंट हो रहे हैं। लनांग यहाँ पूछता है कि क्या यह सच है कि पेटे ही गांव वालों का शिकार कर रहा है। मंटो हाँ में जवाब देता है और बताता है कि पेटे को कैद करके रखा गया है और उसके सामने एक शर्त रखी गई है। वो उस दुनिया से तभी वापस आ सकता है जब वो अपनी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढ ले, लेकिन अगर वो 40 दिनों के अंदर ऐसा नहीं कर पाया तो पेटे हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मंटो यह भी बताता है कि दार्मो को पेटे ही ले गया था, लेकिन जगह की अदला बदली होने से पहले ही दार्मो की मौत हो गई। उधर तिरतो विवेक से मिलने आया होता है। शायद यही वजह थी कि जब मंटो उसके घर गया था तो उसका दरवाजा बंद था। यहाँ तिरतो भी यह जानकर परेशान था कि परिंदे को जलाने के बाद भी पेटे ठीक क्यों नहीं हो रहा था। यानी तिरतो यहाँ पेटे और विवेक की मदद कर रहा था। खैर, तिरतो यहाँ बताता है कि अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं, इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है कि विवेक को यह दवा किसी ऐसे इंसान को देनी होगी जो उसकी मदद कर सके। जब वो पूछती है कि ऐसा कौन हो सकता है तो यहाँ तिरतो बोलता है कि उसे गर्म खून ढूंढना होगा। वो आगे बताता है कि उसका पति उसे एक इशारा भेजेगा, लेकिन उसे उस इशारे को पहचानना होगा और दवा सही इंसान को देनी होगी। पर अगर समय हाथ से निकल गया तो उसका पति हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगले दिन स्कूल में कोलिस बताता है कि इपुंग के मुंह में कुछ गड़बड़ है। तभी इपुंग को महसूस होता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। जैसे ही वो नीचे झुकता है खून जमीन पर टपकने लगता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। जैसे वो सीधा खड़ा होता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख घबराकर इपुंग वहां से भाग जाता है। इपुंग भागकर बाथरूम में जाता है, लेकिन अचानक खुद को पेटे के घर में पाता है और उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे को पीटने लगता है। तभी पेटे उस पर हमला कर देता है, लेकिन इपुंग एक झटके से अपनी डेस्क पर जाग जाता है। दूसरी तरफ लनांग वेदोक से पूछता है कि क्या उसने डिब्बे में रखी चीज निकाल ली है। वेदोक जवाब देती है कि उसने उसे नदी में फेंक दिया है। यह सुनकर लनांग चौंक जाता है और कहता है कि वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। लनांग कहता है कि शायद इसी वजह से उसकी तबीयत खराब है और अब उसे ही सब ठीक करना होगा। इधर डर और बेचैनी की वजह से इपुंग स्कूल से निकलकर घर आने लगता है, पर रास्ते में एक आदमी इपुंग से लनांग के घर का रास्ता पूछता है। इपुंग जवाब देता है कि वो तो मेरे दादाजी का घर है। आदमी कहता है कि वो भी वहीं जा रहा है, इसलिए वो इपुंग को भी साथ चलने का सुझाव देता है, जिस पर इपुंग
मान जाता है। ईपुंग उनकी गाड़ी में बैठ जाता है जहाँ पहले से ही कई लोग मौजूद थे जो उसे बताते हैं कि वे उसके दादा के घर उनका सम्मान करने जा रहे हैं। तभी वहाँ बैठे सभी के चेहरे शैतानी हो जाते हैं। ईपुंग समझ जाता है कि वे सब गोस्ट्स हैं जो उसे जंगल में रखना चाहते हैं। बुरी तरह डर कर वो चलती गाड़ी से कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है, पर उसकी सीटी वहीं छूट जाती है। जब वो घर पहुँचता है तो दादी पूछती है कि क्या हुआ और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। इस पर ईपुंग उन्हें सारी बात बताता है जिससे उसकी दादी भी डर जाती है। उधर विविक जब कपड़े सुखाने के लिए डाल रही होती है तभी एक चादर के पीछे उसे एक परछाई दिखाई देती है। विविक जब हिम्मत जुटाकर चादर को खींचकर हटाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चिड़िया वाली सीटी पर जाती है। जैसे ही वो उसे उठाती है उसे याद आता है कि यह सीटी तो ईपुंग की है। वो समझ जाती है कि शायद यही उसके पति के द्वारा दिया गया इशारा है। इसीलिए विविक खाने का डिब्बा लौटाने के बहाने वेदोक के घर जाती है जिसे वो ईपुंग को दे देती है। यहाँ वो ईपुंग की तबीयत के बारे में पूछकर उसे बोलती है कि ईपुंग की तबीयत उसे ठीक नहीं लग रही है, इसलिए विविक उसे अपने साथ लाई वही दवाई जड़ी बूटियों वाली दवा बताकर पिला देती है। वो ईपुंग को यकीन दिलाती है कि इसे लेने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही विविक वहाँ से जाती है ईपुंग को चक्कर आने लगता है और वो खुद को पेटे के घर में पाता है। अचानक उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इसी बीच लनांग जब घर आता है तो उसे हर जगह ईपुंग की आवाज सुनाई देती है, पर ईपुंग कहीं नहीं दिखता। उसे समझ आ जाता है कि ईपुंग के ऊपर काला जादू कर दिया गया है, इसलिए वो तिरतो के पास जाता है क्योंकि वही ऐसे काम किया करता था। वो उससे पूछता है कि उसने पेटे और विविक के साथ ऐसा क्या किया है जिससे ईपुंग खतरे में है, जिस पर तिरतो जवाब देता है कि मैंने तो सिर्फ भटकी हुई आत्माओं की मदद की थी। इसलिए लनांग भागते हुए पेटे के घर पहुंचता है और पूछता है कि उसने ईपुंग के साथ क्या किया, लेकिन तभी विविक बीच में आकर उसे रोक लेती है। लनांग उससे पूछता है कि उन लोगों ने उसकी पत्नी और पोते के साथ क्या किया है, पर यहाँ विविक भी अनजान बनने का नाटक करती है, जिससे लनांग गुस्से से फट पड़ता है और कहता है कि नाटक मत करो, ये सब तुम्हारे और तुम्हारे पति के लालच की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम दोनों ने जंगल में रहने वाले शैतान से मदद मांगी थी ताकि तुम अमीर बन जाओ, पर ऐसा नहीं होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारे और पेटे का हाल भी बुरा होगा। पर तभी लनांग को हर तरफ ईपुंग की आवाज सुनाई देने लगती है। यहाँ लनांग को समझ आ जाता है कि ईपुंग उसी दुनिया में फंसा हुआ है जहाँ गोंडा रुम्बिंग नाम की एंटिटी रहती है, इसलिए वो वापस से मंटो की मदद लेता है और ये दोनों जंगल के बीच एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं। रिचुअल शुरू करने से पहले मंटो उसे एक पक्षीनुमा खंजर देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखना, ये तुम्हारी मदद करेगा। इधर दूसरी दुनिया में ईपुंग को भी अपने दादाजी की आवाज सुनाई देती है। वो बेताबी से उस आवाज को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे लनांग दिखाई देता है जो उसे एक घर के अंदर आने को कहता है। जैसे ही ईपुंग आगे बढ़ता है असली लनांग आकर उसे रोक लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। जैसे ही असली लनांग उसे लेकर आगे बढ़ता है उनके रास्ते में वही शैतानी ताकत आकर खड़ी हो जाती है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो चीज पलक झपकते ही उनके ठीक सामने आ जाती है और सीन अचानक कट हो जाता है। अगले सीन में ईपुंग खुद को फिर से अकेला पाता है। वहीं दूसरी जगह लनांग भी उसे ढूंढ रहा होता है, यानी वो शैतान उन्हें एक दूसरे से दूर किए जा रहा था। तभी ईपुंग को वहाँ कई दूसरी कैद आत्माएं दिखाई देती है जिनसे डरकर भागते वक्त उसका सामना उस शैतानी ताकत से होता है जो उसका गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। लेकिन ठीक समय पर लनांग वहाँ पहुँचता है और अपने साथ लाए खंजर को उस शैतान के पीठ पर पूरी ताकत से घोंप देता है, जिससे वो शैतान ईपुंग को छोड़कर उसके दादाजी पर हमला कर देती है। पर उसके दादाजी ईपुंग को बिना रुके भागने को कहते हैं। इस बीच ईपुंग वापस से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, पर जल्द ही वो खुद को बुरी आत्माओं के झुंड से घिरा हुआ पाता है। वो मदद के लिए चीखने लगता है, पर तभी मंटो ढेर सारे पक्षियों के झुंड के साथ वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है और यह सीन यही कट हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि पेटे पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा है। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि लनांग उस रात के बाद वापस नहीं लौटा था। उधर पेटे के घर पर विविक को अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है, शायद कोई उस पर नजर रख रहा था। इधर घर के अंदर पेटे जब एक पिंजरा नीचे उतारता है उसके अंदर विविक का कटा हुआ सिर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो खौफ से भर जाता है और चीखते हुए मदद के लिए घर से बाहर भागता है और तब पता चलता है कि इस सब के पीछे मंटो का हाथ था। फिल्म खत्म होने से पहले लनांग घर वापस लौट आता है। इससे यह इशारा मिलता है कि मंटो ने पेटे की बीवी विविक की जान के बदले लनांग की जान का सौदा किया था, जिससे उस शैतान ने लनांग को बख्श दिया और उसे
वापस भेज दिया था। यानी मंटो और लनांग ने पेटे और विविक को सबक सिखा दिया था। और यह फिल्म इस मैसेज के साथ खत्म हो जाती है कि अगर आप अपनी भलाई के लिए किसी और का बुरा करने की चाह रखते हो तो आपका अंत भी बुराई के साथ ही होगा। अब बात करें इस कहानी के कुछ डिटेल्स की, तो सिंगसॉट का मतलब होता है सीटी बजाना। एक प्राचीन जावा मान्यता है कि अंधेरा होने के बाद अगर कोई सीटी बजाता है तो वह बुरी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस कहानी में इपुंग हमेशा शाम के बाद सीटी बजाता था और यहीं से उसके साथ डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दूसरी दिलचस्प बात यह थी कि उस गांव के लोग पहले से ही इन पक्षियों के साथ एक खास तरह का धार्मिक और रहस्यमय रिश्ता निभा रहे थे। गांव में लगभग हर किसी के पास एक या कई पक्षी थे। वैसे तो इन पक्षियों का असली उद्देश्य साफ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इन्हें प्रतियोगिता जीतने के लिए रखते थे, तो कुछ किसी रिचुअल की वजह से। वैसे आप यह भी मान सकते हैं कि किसी इंसान की आत्मा को यहाँ इन पक्षियों में डाल दिया जाता था, जिससे आत्मा और वह पक्षी एक बंधन में बंध जाते थे। यानी जब मिस्टर दार्मो की मौत हुई तो पहले उनके पसंदीदा पक्षी पेत्रुक को पहले मारा गया, जिससे दार्मो के दोबारा जीवित होने की संभावना खत्म हो गई। इसमें दिखाए गए पक्षी केवल एक माध्यम नहीं होते थे, बल्कि वे एक खिड़की की तरह थे, जिसकी मदद से यह लोग दूसरी दुनिया में झांक सकते थे। शायद इसीलिए यह लोग जब भी दूसरी दुनिया में जाते वो अपना रिचुअल अपने पक्षी के माध्यम से किया करते थे। यानी इस गांव के जंगलों में मौजूद कुछ शैतानी एंटिटी से बचने के लिए वहां के लोग अंगूठियों और पक्षियों का सहारा लेते थे। इसके अलावा इसमें दिखाई गई बर्ड कॉम्पिटिशन्स को इंडोनेशिया में किचुमानिया कहा जाता है, जिसका मतलब होता है चहचहाने वाले पक्षियों का जुनून या दीवानगी। ये प्रतियोगिताएं ऐसे पक्षियों के लिए होती हैं जो सुंदर और लगातार चहचहाते हैं। हर पक्षी को एक अलग पिंजरे में लटकाया जाता है और जज उनकी आवाज की मिठास, रफ्तार और लय को नंबर देते हैं। जो पक्षी सबसे अच्छा और सुंदर गाता है उसे इनाम मिलता है। तो उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो में मेरा एफर्ट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, और हाँ, कमेंट में कुछ भी जरूर लिखे जो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं। वैसे अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या कंफ्यूजन अभी भी आपके मन में बचा है तो कमेंट सेक्शन में खुलकर पूछिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।